तो मैं लिखकर ही आपको बताऊंगी। और आज मैं आपको एक और चीज बता दूं कि उन बच्चों की जिनकी ये समस्या आ रही थी कि हमें पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, मैं आपको पहले पीडीएफ से पढ़ा दूंगी, उसके बाद एक ब्लैंक पेज लेकर उसमें मैंने आपको क्या समझाया है ये मैं आपको लिखकर बता दूंगी, ताकि उन बच्चों को भी दिक्कत ना हो जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं और उन बच्चों को भी दिक्कत ना हो जिनको पीडीएफ से नहीं पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे मैं पूरी तरीके से मैंने कोई भी चीज पढ़ाई उसको एक प्लेन स्लाइड पे मैं डिस्क्राइब कर दूंगी, ताकि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अपनी तरफ से बच्चा मुझसे जितना हो सकता है और जितनी आपकी चीजें हैं उनको मैं सही करने का पूरा प्रयास कर रही हूं। थोड़ा एफर्ट आपको भी लगाना होगा, थोड़ा विश्वास करना होगा। अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको अभी पहले बेटा मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी कि फैक्ट एक साथ लिखवाऊं जिससे आपको कंफ्यूजन हो रही है। कुछ बच्चों का कहना है कि मैम कंफ्यूजन हो रही है, आप एक साथ लिखवा देना। तो अब ये दोनों फैक्ट्स आप लिख लो, उसके बाद अब महाजनपद काल जैसे मैंने पढ़ाया अगर उससे रिलेटेड कोई फैक्ट होगा तो मैं उसको नोट्स में ही ऐड ऑन करवा दूंगी। तो सबसे पहले महाजनपद काल पढ़ने से भी पहले प्यारे बच्चे आप एक हेडिंग दे दीजिए, वैदिक सभ्यता के तथ्य। वैदिक सभ्यता के तथ्य, ठीक है, वैदिक सभ्यता के तथ्य। तथ्य यानी कि आपके फैक्ट्स। तो लिखिएगा फैक्ट्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। फैक्ट्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन प्यारे बच्चे ये लिख लीजिए, फिर हम पढ़ाएंगे आपको महाजनपद काल, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता के तथ्य। तो मैंने एक तथ्य तो आपको पिछली क्लास में लिखवा दिया था, बस आपके मुश्किल से 5-6 फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। उसके बाद महाजनपद काल आपका एक नया चैप्टर होगा जिसमें हम महाजनपद कालों के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से लिख देती हूं उस फैक्ट को। मैंने लिखवाया था कि हिंदू धर्म में, ठीक है, हिंदू धर्म में सोमदेव को, ठीक है, सोमदेव को, हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों के स्वामी, पौधों के स्वामी, पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक, पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक, रोगों के उपचारक, ठीक है, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है, और धन के दाता माना जाता है। बेटा ये वो क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने मुझसे पर्सनली या ग्रुप में किए हुए हैं, उनके उत्तर आपको मैं दे रही हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा वैशेषिक हिंदू धर्म का, वैशेषिक हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म की प्रमुख विचारधारा है। हिंदू धर्म की प्रमुख विचारधारा है, प्रमुख विचारधारा है। विचारधारा यानी कि आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी विचारधारा है, ठीक है। यानी कि मेन आइडियोलॉजी आपके हिंदू रिलीजन की क्या है, लिखिएगा मेन आइडियोलॉजी ऑफ हिंदू रिलीजन इज वैशेषिक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे इसमें आपके और क्या प्रश्न आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि लिखिएगा वैदिक ग्रंथों के अनुसार, वैदिक ग्रंथों के अनुसार, संग्रहित्री, संग्रहित्री का अर्थ कोषाध्यक्ष, का अर्थ कोषाध्यक्ष या खजांची, खजांची था। यानी कि जो पैसे का कलेक्शन करता है। बेटा ये तो सिर्फ मैं फैक्ट लिखवा रही हूं,
धन के दाता, ध है ये, धन के दाता माना जाता है, घ नहीं है, ये ध है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ओहो प्रमुख दार्शनिक छूट गया है लिखने के लिए, लिख लीजिए भाई, दार्शनिक विचारधारा है, आप लोग लिख लीजिए इस चीज को, प्रमुख दार्शनिक विचारधारा। एक बच्चे का जो है कमेंट आ रहा है कि मैम आपने दार्शनिक लिखवाया था, बेटा आप दार्शनिक जोड़ लीजिए, दार्शनिक विचारधारा है। उसके बाद ऐसा व्यक्ति जो पैसों का कलेक्शन करता है उसे आपके वैदिक धर्म में क्या कहा जाता है, तो वैदिक धर्म में कोषाध्यक्ष या खचाजी कहा जाता है। उसके बाद एक बच्चे ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपने नहीं बताया है पुरुषार्थ की संख्या। ठीक है, पुरुषार्थ की संख्या, पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, पुरुषार्थ की संख्या, नंबर ऑफ पुरुषार्थ, तो आप कहेंगे इनकी संख्या है 4, जिसमें एक होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है काम और चौथा होता है मोक्ष। ठीक है, चौथा होता है मोक्ष। ये आपके पुरुषार्थों की संख्या है और ये पुरुषार्थ आपके किससे, गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए होते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये आपके ये क्या है, आपके पुरुषार्थों की संख्या है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके आरआरबी में पूछा गया है, वो मैं आपको बताने जा रही हूं, जिसमें कहा गया कि आपके हिंदू धर्म में, लिखिएगा, हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में आपके 3 देवता बहुत मेन है। ब्रह्मा, इन्हें कहते हैं सृजनकर्ता यानी कि क्रिएटर। ठीक है, दूसरा लिखिएगा विष्णु यानी कि संचालन करता, संचालन करता मतलब सृष्टि को चलाने वाले, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाले, और प्यारे बच्चे शिव को कहा गया है सृष्टि विनाशक यानी कि सृष्टि का अंत करने वाले। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लिखिएगा मुंडको उपनिषद, अगला फैक्ट, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद अथर्ववेद की, अथर्ववेद की शौनकीय शाखा, शौनकीय शाखा। ठीक है, इस पे अंडरलाइन कीजिएगा, शौनकीय शाखा किसकी, मुंडको उपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का उपनिषद है, शौनकीय शाखा का उपनिषद है। बेटा 4-5 फैक्ट्स और हैं, उसके बाद मैं नए चैप्टर की तरफ चली जाऊंगी और अब मैं आपको पहले चैप्टर के बारे में पूरा बताऊंगी, उसके बाद उसमें आपको जो है लिखवाऊंगी। ठीक है, देखिए यहां पर। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया है यजुर्वेद में, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ में, यजुर का अर्थ क्या है, यजुर का अर्थ, तो इसका अर्थ होता है बलिदान, इसका अर्थ होता है बलिदान। यह आपका एक और फैक्ट है। उसके बाद आपका सबसे पुराना उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, सबसे पुराना उपनिषद लिख दीजिएगा छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, यह आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। शौन की एक शाखा है जो कि अथर्ववेद की एक शाखा है, और अथर्ववेद जिसमें आपको मैंने बताया था कि आपके जादू टोने के सारे चीजें, जैसे जादू टोने की जानकारी है, वशीकरण की जानकारी है, औषधि की जानकारी है, कृषि की जानकारी है। बालकृष्ण जी अभी पीडीएफ से भी पढ़ाऊंगी, ये फैक्ट्स हैं तो ये मैं आपको लिखकर ही बता पाऊंगी। ये सब क्या है, ये वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए आपके तथ्य हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जो कि मैं आपको बता रही हूं। उसके बाद लिखिएगा वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख लिखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके रेलवे के एग्जाम में। वसुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम शब्द का उल्लेख, शब्द का उल्लेख महाउपनिषद में है, का उल्लेख महाउपनिषद में है, महाउपनिषद में है। ये आपका नेक्स्ट फैक्ट है। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख महाउपनिषद में है। यह आपके सारे आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, 12th मई का पीडीएफ पढ़ चुका है, एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिएगा प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों, 5 मूल तत्वों, 5 मूल तत्वों से, ठीक है, जिसमें से 5 मूल तत्वों में लिखिएगा पहला आकाश, वायु, अग्नि, वायु, अग्नि, जल, जल, ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से बनी है, तथा पृथ्वी से बनी है, तथा पृथ्वी से बनी है, तथा पृथ्वी से बनी है। यह आपका फैक्ट है। ठीक है, आगे लिखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिखिएगा कौशांबी नगर में, कौशांबी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का, प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया। ठीक है, पहली बार वैदिक सभ्यता में कौशांबी एक ऐसी जगह थी जहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद हमें पंडित नहीं बनना है सुधीर जी, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंडित तो आपको बनना पड़ेगा, और उतना पंडित आपको बनना पड़ेगा जहां से क्वेश्चन आते हैं। मुझे पता है कि आपको दिक्कत हो रही है फैक्ट से, लेकिन फैक्ट को पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ये सारे क्वेश्चंस आरआरबी के पेपर में प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, और अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप यहां पे फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये फैक्ट लिखने दीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं और आगे की मैं आपसे बातें करती हूं। ठीक है, फैक्ट्स तो आपको रटने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप मत लिखिए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में वर्ण, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण जन्म के आधार पर, वर्ण जन्म के आधार पर, वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा, जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में आपने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था। वो बच्चे जो लगातार रिवीजन कर रहे हैं, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि यहां पर
ध्यान से सुनो, आपने मुझसे पूछा था जब मैंने ऋग्वेद में आपको 10वें मंडल में बताया था कि जो वर्ण हैं जिसमें 4 लोगों के बारे में मैंने आपको बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो आपको मैंने 4 वर्णों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि उस समय पर जो जाति का निर्धारण होता था वो कर्म के आधार पर होता था, लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में आपकी जाति का जो निर्धारण हुआ है प्यारे बच्चे, वो जन्म के आधार पर होने लगा। अब कर्म नहीं, अब जन्म के आधार पे यहां पे बातें होने लगी कि अब कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण के घर पैदा हो रहा है तो वही ब्राह्मण का काम करेगा, अगर वही व्यक्ति शूद्र के घर पैदा हो रहा है तो वो शूद्र का काम करेगा। प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या है, यहां पर अगला आपके क्वेश्चन का आंसर जो आपने मुझसे बहुत पूछा है। और लास्ट फैक्ट लिखिएगा, गोत्र नामक संस्था का जन्म, गोत्र नामक संस्था का जन्म, संस्था का जन्म इसी काल में हुआ, का जन्म इसी काल में हुआ। लास्ट फैक्ट है, इसी काल में हुआ। जो आप सुनते हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा, आपके यहाँ शादियां होती होंगी प्यारे बच्चों, तो गोत्र क्या होता है कि समान गोत्र में शादी नहीं होती, कि अगर आप किसी एक गोत्र के हैं और गलती से आपको अगर अपने समान गोत्र के लड़का या लड़की से प्रेम हो जाता है तो फिर आप यहां पर शादी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गोत्र है, गोत्र, तो गोत्र का मतलब है कि भाई और बहन है, अगर आप समान गोत्र के हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखवाया है कौशांबी नगर। तो कौशांबी नगर वैदिक सभ्यता का ऐसा पहला नगर था जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था, आपको ध्यान रखना है। गोत्र क्या होता है बता रही हूं। गोत्र का मतलब होता है, जैसे आप जिस घर में होंगे तो आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि हमारा गोत्र क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि गोत्र का, अगर आप सेम गोत्र के हैं, अगर लड़का और लड़की की शादी होनी है तो सेम गोत्र में कभी भी शादी नहीं हो सकती, गोत्र अलग अलग होना चाहिए। और ये गोत्र जो है प्यारे बच्चे, वो कहां से निकला, उत्तर वैदिक काल से लिखा, सॉरी उत्तर वैदिक काल के टाइम से प्रयोग होने लगा, गोत्र इसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखना, आगे अब हम यहाँ पे आगे आपका चैप्टर है जिसका नाम है महाजनपद काल, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और महाजनपद काल, जैसा कि आप सभी का कहना है कि हमें मैप से बताओ, तो मैं आपको मैप से बताऊंगी। अब पहले इसके बारे में सुन लो कि आप इसके बारे में यहाँ पर क्या क्या जो है देखना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जब हम महाजनपद काल के बारे में बात करेंगे तो महाजनपद कालों की संख्या थी उस समय 16, यानी कि आपके भारत देश में कितने थे, यहां पर भारत देश में उस समय 16 महाजनपद थे। और महाजनपदों के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। यह आपका नया चैप्टर है, अगला चैप्टर है, जिससे पहले आपको कंफ्यूजन हो या आपके फैक्ट खत्म हो चुके हैं। फैक्ट के बाद में मैं यहां पे एक नई स्लाइड ऐड कर देती हूं और उस पे आपके नए चैप्टर का नाम डाल देती हूं महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल। महाजनपद कालों की हम बात करेंगे कि महाजनपद काल कब से कब तक था। दूसरा प्रश्न कि यहां पे अगर हम बात करते हैं तो महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे, महाजनपदों की जो संख्या है वो कितनी होती है। ठीक है, महाजनपदों की जो संख्या है वो कितनी होती है, महाजनपदों की राजधानियां क्या थी, कितने महाजनपद राजतंत्र थे, कितने महाजनपद गणतंत्र थे, महाजनपद 16 थे, इस चीज को कौन प्रूफ करता है, कौन इसके बारे में जानकारी देता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल, ये आपका नया चैप्टर है महाजनपद काल। 2 चैप्टर्स मैं आपको पीछे कंप्लीट करा चुकी हूं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है सिंधु सभ्यता, ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है वैदिक सभ्यता, और उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पाषाण काल के बारे में।
तो ये 3 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। चौथा चैप्टर है आपका महाजनपद काल, यानी कि आपके महाजनपद का जो टाइम है वो क्या था। बच्चे कह रहे हैं कि 16 है। पीडीएफ से पढ़ा रही हूं, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, उन बच्चों को भी समझाने दो। तो बेटा ये जो महाजनपद काल है, जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसको लिखिएगा महाजनपद पीरियड, महाजनपद पीरियड, ठीक है, महाजनपद पीरियड। जब हम इसके बारे में लिखेंगे तो इसका टाइम पूछा जाएगा और ये रही आपकी पीडीएफ। पहले इनके बारे में समझ लो, समझने के बाद में फिर मैं आपको इनकी लोकेशन दिखाऊंगी मैप के अंदर कि ये 16 महाजनपद आपके कहां कहां थे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि महाजनपद काल का समय 600 बीसी से लेकर 400 बीसी तक का होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी से लेकर 4थी शताब्दी तक। आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में 6वीं शताब्दी यानी 6th सेंचुरी, 6वीं शताब्दी से लेकर 4थी शताब्दी तक यानी कि 4th सेंचुरी तक, 4थी शताब्दी, ऐसे भी आपको सेंचुरीज में पूछा जा सकता है। तो ये आपके महाजनपद काल जो है इनका टाइम पीरियड क्या है, 600 से 400 बीसी के अंदर है। उसके बाद आगे देखना, महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है और वो ग्रंथ कौन से हैं। तो आपको बता दूं कि पहला है अंगुत्तर निकाय। पहला कौन सा ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय, जो कि प्यारे बच्चे एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक बौद्ध ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय। और इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद थे, ठीक है, 16 क्या थे प्यारे बच्चों, महाजनपद। उसके बाद नेक्स्ट है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन धर्म का एक ग्रंथ है और इसमें भी कहा गया है कि 16 महाजनपद थे उस समय। इस बात को ये दोनों प्रूफ कर रहे हैं कि आपके जनपदों की या महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी, ठीक है। उसके बाद अष्टाध्यायी, और आप जानते हैं कि अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं जिनकी मैंने बात की है यानी कि पाणिनि, ठीक है। राइटर ऑफ अष्टाध्यायी कौन है, तो आप कहेंगे पाणिनि है। और पाणिनि के अनुसार जो 22 महाजनपद बताए गए हैं, यानी कि आपके 2 ऐसे ग्रंथ हैं जिसने ये कहा कि 16 महाजनपद हैं, लेकिन आपके जो पाणिनि हैं उन्होंने अपनी बुक में कहा कि 16 नहीं 22 महाजनपद हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि यहां पे 22 नहीं माना गया है बल्कि 16 महाजनपदों की संख्या मानी गई है, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर आपके जो जनपद काल हैं, यहां पे आपका क्या लिख दिया है मैंने, अरे यहां 5 लिखना रह गया। भाई आप छोटी छोटी चीजों को बेटा नंबरिंग तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं यहां पे आपको बता देती हूं मैंने अभी तक क्या बताया। महाजनपद काल का जो पीरियड है वो 600 से लेकर 400 बीसी तक है। महाजनपद कितने हैं मैंने अभी आपको बताया, तो महाजनपद जो है मैम 16 हैं। और ये 16 हैं, ये बात कौन कौन कहता है, तो 2 ग्रंथ कहते हैं। एक है भगवती सूत्र या पहले लिखो अंगुत्तर निकाय, जो ये कहता है कि महाजनपदों की संख्या 16 है। अंगुत्तर निकाय क्या है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, इसने कहा। दूसरा है आपका भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो ये बताता है कि 16 महाजनपद हैं और ये एक जैन ग्रंथ है। और अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूं। ये बताओ कि ये किसमें कहा गया कि महाजनपदों की संख्या 22 है। जल्दी से बताइएगा किस बुक में महाजनपदों की संख्या 22 बताई गई है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। 22 महाजनपद किस में बताए गए हैं?
क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र। लेकिन महाजनपद किसमें है, ये कहां बताया गया है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि महाजनपद जो है, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, अष्टाध्यायी में। यही आपको ध्यान रखना है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। इतनी बात समझ आई? मैंने आपको लिखकर भी बताया और हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पीडीएफ के थ्रू भी मैंने आपको चीजें बता दी। अब आप प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। अब मैं बीच बीच में ऐसे ही प्रश्न पूछूंगी, तो आप जरा ध्यान से चीजों को सुनिएगा। अगर आप उत्तर दे पा रहे हैं, इसका मतलब चीजें आपको समझ में आ रही हैं। यानी 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहां से मिल रही है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिल रही है। और 22 महाजनपद हैं, ये जानकारी हमें केवल अष्टाध्यायी में मिल रही है, जो कि सही नहीं मानी जाती। ठीक है, उसके बाद अब ये जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों में से कितने राजतंत्र हैं, यानी कितने ऐसे महाजनपद थे जिनमें मोनार्की सिस्टम था, जिनमें राजतंत्र था? राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र या मोनार्की सिस्टम का मतलब होता है कि जब आपका शासन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जहां पर यह प्रथा चलती है, वहां पर मोनार्की सिस्टम होता है, वहां पर राजतंत्र होता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि महाजनपद जो हैं वो कितने हैं? 14 हैं। महाजनपदों में राजतंत्र कितने हैं? 14 हैं। महाजनपद कितने हैं? 16 हैं। इसमें राजतंत्र कितने हैं? 14 हैं। राजतंत्र का मतलब है कि मैम राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उसके बाद इन्हीं में अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसी में बात करते हैं, तो गणतंत्र कितने हैं? केवल 2 गणतंत्र थे, यानी कि 2 रिपब्लिक थे। अब हमारा क्वेश्चन है कि राजतंत्र में तो हो गया कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता। मतलब उस समय पे भी गणतंत्र हुआ करता था, रिपब्लिक हुआ करता था। और रिपब्लिक का मतलब क्या है कि यहां पर आपके 2 ऐसे महाजनपद थे जो कि रिपब्लिक में आते हैं, जिसमें से एक का नाम था बज्जी, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, और दूसरा था मल। दूसरा क्या था? मल। इनका नाम याद रखिएगा। कभी भी यह प्रश्न बन सकता है कि भारत का पहला गणतंत्र कहां पर था? तो भारत का पहला गणतंत्र बज्जी, और बज्जी की राजधानी हुआ करती थी वैशाली। तो मैं इसको लिख देती हूं कि भारत का पहला गणतंत्र, लिखिएगा, भारत का पहला गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। ठीक है, भारत का पहला गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक लिच्छवियों ने वैशाली में स्थापित किया। लिच्छवियों ने वैशाली में स्थापित किया। लिच्छवियों ने वैशाली में स्थापित किया। प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, स्थापित किया। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में 16 महाजनपद हैं, जिनमें से 14 में राजतंत्र है और 2 में गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है कि जहां पर जो राजा है, जहां पर राजा होता है, वहां का राजा जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। यानी हम ये कह सकते हैं जनता के द्वारा भी ना हो, तो जहां पर राजा का निर्वाचन होता हो। मैं एक बार लिख देती हूं, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गणतंत्र का अर्थ, गणतंत्र का अर्थ, अगर आपसे पूछा जाए मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र का अर्थ, तो कह दीजिएगा गणतंत्र का अर्थ होता है कि राजा, या फिर हम कह सकते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ नेशन, राष्ट्राध्यक्ष
हेड ऑफ नेशन, राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ नेशन, और उस समय कौन होते थे? राजा। तो जहां पर राजा का पद निर्वाचित होता है, निर्वाचित मतलब बेटा इलेक्टेड, ठीक है। जहां पर राजा का पद निर्वाचित होता है वहां पर गणतंत्र होता है। तो पहला गणतंत्र वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवियों ने स्थापित किया था। मैम क्या उस समय पर इलेक्शन होते थे? जी बेटा, उस समय पर भी इलेक्शन होते थे और जनता कहीं कहीं अपने राजा को खुद चुनती थी। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं, बज्जी और मल्ल। बज्जी और मल्ल प्यारे बच्चे इस समय पर रिपब्लिक है, यानी यहां पे राजा का पद इलेक्टेड है, निर्वाचित है। जहां पर निर्वाचित होगा, जहां पर जनता अपना राजा चुनेगी, वहां पर रिपब्लिक होगा। लेकिन जहां पर आपका शासन ऐसे चलेगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वहां राजतंत्र होता है। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भारत का पहला गणतंत्र कहां स्थापित किया गया था? तो वैशाली में स्थापित किया गया था। वैशाली की किसकी राजधानी है? तो बज्जी की राजधानी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस कभी भी बन सकते हैं। तो दुनिया का सबसे पहला, अगर आप भारत की जगह ये भी लिख देंगे कि दुनिया का सबसे पहला, ठीक है, अगर आप क्या लिख देंगे? भारत की जगह अगर आप दुनिया लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। दुनिया का पहला गणतंत्र लिच्छवियों ने वैशाली में स्थापित किया था। मल्ल क्या है? मल्ल नाम है बेटा महाजनपद काल का। अभी मैं नाम दिखा देती हूं, फिर नाम के बाद में मैं आपको मैप के थ्रू लोकेशन भी दिखा दूंगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो बज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। वैशाली में दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है। अब आपके महाजनपद काल हैं, महाजनपद हैं और इनकी राजधानियां हैं। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस से अब तक क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, यहां पे साथ में ही मैं लिखती चली जाऊंगी। तो सबसे पहले जब हम महाजनपद की बात करते हैं तो महाजनपद में आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिखिएगा मगध। और मगध की राजगृह, ग्रीवज और पाटलिपुत्र, 3 राजधानियां हैं। तीनों के बारे में अभी आपको पता चलेगा जब मैं आपको हर्यक वंश पढ़ाना शुरू करूंगी। हर्यक वंश में क्या है? हर्यक वंश की शुरुआत होगी मगध से, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। तो आपके मगध की राजधानी क्या है? मैं मगध की राजधानी राजगृह, ग्रीवज या पाटलिपुत्र। और ये जो मगध है ये इस समय सबसे शक्तिशाली है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली, या हम कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल यही महाजनपद काल था। उधर लिख देती हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मोस्ट पावरफुल, इसकी राजधानी पहले बनती है आपकी ग्रीवज, फिर बनती है राजगृह और फिर बनती है पाटलिपुत्र। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है आपका अंग। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और अंग की राजधानी है चंपा, जो कि मालिनी नदी के किनारे है। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी है, जो कि आपकी किसके किनारे है? मालिनी नदी के किनारे है। फिर आपका अगला आता है कौशल, जो कि सरयू नदी के किनारे है, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती जो है वो किसकी राजधानी है? कौशल महाजनपद की राजधानी है। मगध की मैम ग्रीवज, राजगृह और पाटलिपुत्र है। अंग की राजधानी चंपा है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है,
ठीक है, तीन तीन राजधानी कैसे हैं नितेश, वो मैं आपको बताऊंगी आगे जब क्रम बताऊंगी कि सबसे पहले बृहद्रथ आता है, बृहद्रथ के बाद हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश के आगे फिर आपके जब राजधानियां बनना शुरू होती हैं तो पहले ग्रीवरज बनती है जो कि बृहद्रथ बनाता है, फिर आपका राजगृह बनती है और फिर उदयन इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाता है। तो जैसे जैसे शासक चेंज होंगे इनकी राजधानी भी चेंज होगी। और मगध इस समय 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद काल था, इसको ध्यान रखना। ठीक, आगे देखिएगा, नेक्स्ट जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो आपका अगला दे रखा है अवंती। यहां से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अवंती जिसकी राजधानी है उज्जैन महेशमती। अगर यहां पे मैं उज्जैन की बात करती हूं तो उज्जैन इसकी नॉर्थ कैपिटल थी यानी कि उत्तर राजधानी, और महेशमती इसकी पश्चिमी राजधानी थी यानी कि वेस्ट राजधानी। तो अगर आपसे पूछे अवंती तो उज्जैन और महेशमती इसकी राजधानी है, जिसमें से महेशमती जो उज्जैन है वो नॉर्थ की राजधानी है यानी कि आपके उत्तर की राजधानी है, और महेशमती वेस्ट यानी कि पश्चिमी राजधानी है। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला है यहां पर काशी। ठीक है, अगला क्या है यहां पर, काशी है। और काशी की जब हम बात करते हैं तो काशी की राजधानी ध्यान रखिएगा वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है, काशी की राजधानी है वाराणसी। ठीक है, काशी की राजधानी है वाराणसी, ये चीज उधर ही लिखूंगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, काशी की राजधानी, लोकेशन भी अभी आपको दिखाऊंगी, मेरे पास मैप भी है उसमें मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगी। तो इसकी राजधानी है वाराणसी। राजा अश्वसेन के पुत्र 23वें तीर्थंकर, राजा अश्वसेन के पुत्र 23वें तीर्थंकर वो यहीं से थे। तीर्थंकर जो कि जैन धर्म में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, उनके राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। राजा अश्वसेन के पुत्र का नाम था पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, जिनके बारे में जानकारी कहां से मिल रही है, काशी से। तो काशी की राजधानी है वाराणसी, और वाराणसी के राजा हुआ करते थे अश्वसेन, और अश्वसेन के प्यारे बच्चे पुत्र हुआ करते हैं पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। बेटा ट्रिक्स मैं बताऊंगी, आपके बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होंगे, वहां पर आपके साथ ट्रिक्स को मैं शेयर करूंगी। देखो एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही बोरिंग है, कि बिल्कुल उसमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, आगे देखिएगा, एक है आपका गांधार। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला इस समय कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन ये उस समय की बात हो रही है जब भारत एक हुआ करता था, कोई पाकिस्तान उस समय नहीं बना था। और इसकी राजधानी गांधार की कहां है, तक्षशिला। आपको एक और चीज मैं यहां पे बता देती हूं कि यहां पे अगला आपका होगा पांचाल। ठीक है, अगला क्या है, पांचाल है, और पांचाल की दो राजधानी है, अहिच्छत्र और कापिल्य। क्या राजधानी है पांचाल की, तो आप कहेंगे अहिच्छत्र और कापिल्य। यहां पर भी मैं आपको ये बता देना चाहूंगी कि यहां पर भी इसकी दो राजधानियां हैं, तो कौन सी राजधानी इसकी कहां पर है। जैसे पांचाल में अगर हम बात करेंगे अहिच्छत्र की, तो अहिच्छत्र नॉर्थ कैपिटल है यानी कि उत्तर में राजधानी है, और कापिल्य वेस्ट राजधानी है यानी कि पश्चिमी राजधानी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ये आपके हो गए, अगले चलते हैं आगे। फिर हम यहां पे बात करेंगे बज्जी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब देखो यहां पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी। बज्जी की राजधानी मैंने अभी बताया वैशाली, जहां पर विश्व का सबसे पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था। और यहां से किसका संबंध है, आम्रपाली। ये आम्रपाली कौन थी, बहुत खूबसूरत थी आम्रपाली। कौन थी, बहुत खूबसूरत एक स्त्री थी। एक इसकी खूबसूरती ने प्यारे बच्चे इसे वैश्या बना दिया।
ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है मैम आप क्लास में, करना पड़ेगा क्योंकि ये उस समय इसी पेशे में थी। ये एक आपकी जो है कह सकते हैं कि यहां पे हम ये कह सकते हैं कि आम्रपाली की सुंदरता उसकी दुश्मन बन गई थी। इस आम्रपाली का संबंध किससे है? वैशाली से है। और ये जो आम्रपाली है इसकी सुंदरता इसकी दुश्मन कैसे बनी? तो प्यारे बच्चे ऐसे बनी कि जब ये बहुत सुंदर थी तो हर व्यक्ति इससे शादी करना चाहता था। हर व्यक्ति ये चाहता था कि आम्रपाली मेरी पत्नी बने। और जब ऐसा हुआ तो कोई भी अगर इससे शादी करने जाता तो उसकी जान को खतरा हो जाता। और जब ऐसा हुआ तो वहां के लोगों ने मिलकर एक चीज डिसाइड करी कि ये हर रात हर किसी की पत्नी होगी, और इसलिए इसे वैश्या घोषित कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आम्रपाली का संबंध किससे था? तो आम्रपाली का संबंध वैशाली से था। अभी आम्रपाली आगे भी देखने के लिए मिलेगी आपको, जब मैं आपको बताऊंगी इसका एक पुत्र भी है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे। जी, बुद्ध को खीर दी रॉकी कुमार कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट कंबोज की बात करते हैं। कंबोज की जब हम बात करते हैं तो कंबोज की राजधानी है हाटक। क्या राजधानी है इसकी? हाटक। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस थी? तो फेमस फॉर हॉर्स। इधर लिखिएगा, फेमस फॉर हॉर्सेस। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध आपका कौन सा महाजनपद था या कौन से महाजनपद की राजधानी थी? तो आप लिखेंगे कि घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था आपका हाटक। हाटक किसकी राजधानी है? काम्बोज की। ध्यान रखिएगा। अच्छा बेटा, इंपॉर्टेंट यहां पर भी इंपॉर्टेंट लिखिएगा जरा, ये बज्जी आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अश्मक। अश्मक की जब हम बात कर रहे हैं तो अश्मक की राजधानी की जब हम बात करेंगे तो प्रतिष्ठान या पैठन, कुछ भी आप कह सकते हो। चाहे आप प्रतिष्ठान कहो चाहे आप इसे पैठन कहो, एक ही बात है। ठीक है मैम, आप ऐसी बात मत करिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूं कि इसका इतिहास नहीं है। ठीक है यस शर्मा जी, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बनाई है चीजें, जो है वो तो बताऊंगी ना मैं आपको। आगे देखिए, अभी आप पूछने लगते हैं आम्रपाली कौन है। ठीक है, आगे देखिएगा यहां पे। ठीक है, उसके बाद मल्ल किसकी राजधानी है? कुशीनगर, मल्लों की राजधानी है। मल्ल जो कि एक जगह है, मल्ल एक महाजनपद है और इसकी राजधानी है कुशीनगर। इसका संबंध आपको पता है किससे होगा? गौतम बुद्ध से होगा। गौतम बुद्ध की कुशीनगर में मृत्यु होगी और ये मल्ल क्या है? एक महाजनपद है। ध्यान रखना, महाजनपद। इसके बाद हम बौद्ध धर्म की तरफ ही चलेंगे। फिर सूरसेन किसकी राजधानी है? मथुरा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इस पर भी लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुशीनगर किसकी राजधानी थी। ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिएगा, कुरु यानी कि इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहां पर है? दिल्ली के अंदर। उसके बाद आपकी एक है वत्स यानी कि कौशांबी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशांबी। और एक लास्ट बसता है चेदी, और चेदी की कैपिटल है शक्तिमती। ठीक है, चेदी की कैपिटल है शक्तिमती। शक्तिमती ये इसकी कैपिटल है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद चेदी, यहां पे अगर हम बात करेंगे तो शक्तिमती जो है ये कलिंग शासक खारवेल का संबंध है इससे। ये चेदी वंश का शासक है। खारवेल किस वंश का शासक था? चेदी वंश का। चेदी क्या है? एक महाजनपद काल है और इसकी राजधानी शक्तिमती है। आगे देखिए, यहां पे कुछ फैक्ट्स मैंने यहां पे डाले हुए हैं, उन फैक्ट्स को जरा आप पढ़ लीजिए।
इसमें मैंने पहली लाइन में लिखा है 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर हैं। यानी कि महाजनपद कालों में से आपसे पूछा जा सकता है कि आपको क्या पूछा जा सकता है प्यारे बच्चे, कि कौन से ऐसे महाजनपद हैं जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। तो 2 महाजनपद हैं जिनमें से एक का नाम कंबोज है और दूसरे का नाम गंधार है। ठीक है, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। टोटल कितने हैं? 16 हैं। 16 में से 8 कहां पर हैं? यूपी के अंदर। 2 आपके कौन से महाजनपद हैं जो भारत में नहीं है? तो मैम कंबोज और गंधार, ये दोनों आपके भारत की सीमा से बाहर हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला फैक्ट देखना, 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद था, आपको लिखवा दिया। ठीक है, और सबसे पूर्वी महाजनपद अंग था। ये एक फैक्ट हो गया, एक ये फैक्ट हो गया और वहां पे आपके फैक्ट हो गए। तो 4 फैक्ट हैं, मैं एक बार बता देती हूं। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। दूसरा, भारत की सीमा के बाहर कंबोज और गंधार हुआ करते थे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे शक्तिशाली मगध हुआ करता था। भाई ये तन्नू फौजदार जी जो है, आप इतना इमोशनल मत होइए और मैं आपका कमेंट अब लेने वाली भी नहीं हूं, आप लिखते रहिए। ठीक है, लिखते रहिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पे अगर हम बात करेंगे कि आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे पूर्वी महाजनपद कौन था, यानी कि ईस्टर्न महाजनपद, तो आप कहेंगे अंग। इंग्लिश में भी सेम चीज लिखी हुई है, ध्यान रखना। इनको तन्नू फौजदार जी को इग्नोर कर दो विकास, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो इन्हें। ठीक है, कोई बच्चा सुनता ही नहीं है, वो मानता ही नहीं है। ये बच्चे हैं, इनका कोई वो नहीं है इलाज। अब देखिए बेटा, ये है आपका मैप जो आपको इनकी लोकेशन बताएगा कि इस समय वर्तमान में अगर हम अपने मैप में देखें तो कौन सा महाजनपद कहां पर पड़ता है, ये आपको मैप से पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैप से जब आप देखेंगे यहां पर, तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? कुरु दिखेगा, ये रहा कुरु। एक आपको पांचाल दिखेगा, ये रहा। ये आपका कौशल हुआ करता था, ये मल्ल हुआ करता था, ये ब्रज हुआ करता था, ये काशी थी, ये अंग है और ये मगध है। अंग मैंने अभी क्या बताया? सबसे पूर्वी महाजनपद था, सबसे पूर्वी। और अगर मगध की बात करूं तो सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। ठीक है, एक आपका अस्सक था, ठीक, एक आपका अवंती था, एक शूरसेन था, एक मत्स्य था, एक वत्स्य था और एक चेदी था, जिसका संबंध राजा खारबेल से था। तो ये आपके महाजनपद हैं, इनमें आप लोकेशन देख सकते हैं। इनकी लोकेशन इसलिए दिखाई गई है ताकि आप मैप को देख के खुद पता चल सके कि यहां पे कौन सी किस चीज पे लोकेशन आ रही है। ठीक है, बिल्कुल आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये लोकेशन है, 4 आपके 16 महाजनपद हैं। यहां से सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे बात करूं तो यही क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देती हूं, 16 महाजनपद जानकारी हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। 22 केवल कहा गया है अष्टाध्यायी के अंदर। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद है मगध। सबसे ईस्ट में जो पड़ता है वो है आपका अंग। अगर हम बात करते हैं तो आपके 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्र थे और प्यारे बच्चों उसमें से 2 गणतंत्र थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके यहां पर 16 महाजनपदों के बारे में पूरी जानकारी है। और अगला जो मैं आपको बताने वाली हूं वो मैं आपको कल शुरू कराऊंगी बौद्ध धर्म, जिसमें बौद्ध धर्म में मैं गौतम बुद्ध के जन्म, उनके माता पिता, उनका ज्ञान, सब कुछ आपको बताऊंगी और साथ साथ बुद्ध से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अब मैं ऐसे ही करने वाली हूं कि जो फैक्ट हैं वो ऐसे बताऊंगी और अगर कहीं पे थ्योरी आएगी तो वो मैं लिखकर उन बच्चों को बताऊंगी जिनको पीडीएफ से पढ़ने से प्रॉब्लम होती है।
ठीक है, वर्कशीट अभी नहीं मिल पाएगी, वर्कशीट नहीं, मैं आपको सीधा प्रैक्टिस ही करवाऊंगी। तो ये आपके फैक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए, महाजनपदों के बारे में पूरी जानकारी दी, और कल का टॉपिक मैं ऐसा करूंगी कि ये पूरी पीडीएफ डलवा दूंगी ताकि आप पहले से इसको पढ़ लें, पहले से आप इसको पढ़ लें प्यारे बच्चों, और पढ़ने के बाद जब आप आएंगे तो चीजें आपको और भी ज्यादा यहां पर समझ में आएंगी। कुछ बच्चों का एक प्रश्न है कि क्या नोट्स बनाना जरूरी है? तो प्यारे बच्चे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपको पीडीएफ से समझ आ रहा है तो आप पीडीएफ से बार बार रिवीजन कीजिए, और सबसे ज्यादा जरूरी काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्ञान का भंडार आपके पास आ जाएगा। तो सिर्फ आप अपने पढ़ने पर फोकस कीजिए, लिखने से ज्यादा फोकस समझने पर कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% होना तय है। मैं यहां भी आपके साथ मेहनत करूंगी, प्रैक्टिस सेट में भी आपके साथ मेहनत करूंगी, और आप ही देखिएगा कि जब आपका रिजल्ट आएगा, अभी जब आप मुझे बोलते हो उसके बाद अगर आप ये ना बोलो कि यस मैम आपने जो कंटेंट दिया था बेस्ट दिया था। और बेटा यहां पे बहुत सारे हिस्ट्री में ऐसे शब्द आएंगे जो गलत होंगे, लेकिन वो मुझे आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि वहां पे जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, गलत है तो क्या कर सकते हैं, गलत तो इतिहास में हुआ है। मैं आगे जाकर और भी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगी, तो इमोशनल नहीं होना है। चीजों को समझो कि एक्चुअली मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रही हूं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। विकास।